Hey everybody, welcome back to my channel. So today's video is about Krebs cycle. Krebs cycle is also known as TCA cycle. TCA cycle क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि TCA की फुल फॉर्म होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ठीक है. इसके अलावा TCA साइकिल के अलावा इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है. इन तीन नामों से इसे जाना जाता है. अब क्या होता है कि इस प्रोसेस को इन तीन नामों से क्यों जानते हैं? सिट्रिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल इज द सिट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड हैज 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. अब क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि H.A. क्रैब ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये रिएक्शन के बारे में, इस साइकिल के बारे में सबसे पहले बताया था. ही गॉट अ नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज इन्हें मिला था इस चीज के रिगार्डिंग इन 1953. अब ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है? इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अब माइटोकॉन्ड्रिया सबके अंदर तो होता नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होगी. बट किसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में? यूकैरियोट्स के. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस नहीं होती है. प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उनके अंदर क्रेब्स साइकिल होगी, बट कहाँ होगी? इन दी साइटोसोल. साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्मा आप बोल सकते हो, उसके अंदर प्रोकैरियोट्स में क्रेब्स साइकिल होती है. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नहीं होती है. क्लियर? अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि ये साइकिल कैसे चलती है, क्या इसमें चीजें होती हैं. तो मैं ये रब कर रही हूं. चलो, तो इस साइकिल में सबसे पहली चीज क्या होती है? OAA. OAA जो है सबस्ट्रेट है. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसे बोलते हैं. ठीक है. OAA कंबाइंस विद एसिटाइल कोएंजाइम A. तो इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम A जुड़ जाता है. तो इसके बाद फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इज नोन एज सिट्रेट और सिट्रिक एसिड. सिट्रेट बना फर्स्ट प्रोडक्ट, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. अब यहाँ क्या याद रखना है आपको? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में होते हैं 4 कार्बन्स. जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है इसमें होते हैं 2 कार्बन. तो सिट्रेट के पास कितने होंगे? 6 कार्बन्स. 4 + 2 6. तो ये था फर्स्ट रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज. सिट्रेट सिंथेज नाम का एंजाइम इस रिएक्शन को करने में मदद करेगा. अब जो ये सिट्रेट बना है, यहां होता है वाटर का रिमूवल. वाटर रिमूव होता है और फिर बनता है सिस एकोनिटेट. ये प्रोडक्ट बनता है और फिर ये कन्वर्ट होता है इनटू आइसोसिट्रेट. अभी तक कार्बन तो कहीं नहीं गया, तो सिस एकोनिटेट भी 6 कार्बन का होता है, आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन का होता है. Both these reactions are catalyzed by a single enzyme. यानी सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन एक ही एंजाइम करता है एंड दैट एंजाइम इज एकोनिटेज. एकोनिटेज एंजाइम ये दोनों रिएक्शंस को करने में मदद करता है. अब आइसोसिट्रेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन. कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, यानी 1 कार्बन माइनस हो गया. ठीक है. और क्या चीज बनती है? बनता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट. अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है. अब यहां कार्बन का रिमूवल हो रहा है तो इसे बोला जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. दिस स्टेप इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसे बोलते हैं, जो क्रेब साइकिल में यहां हो रहा है. अब ये रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन है. ठीक है.
and this fourth reaction is catalyzed by isocitrate dehydrogenase enzyme। तो ये एंजाइम इस रिएक्शन को करने में मदद करता है। जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गया तो यहाँ क्या होगा, दिस वुड बी ऑफ 5 कार्बन्स। क्यों? देयर इज रिमूवल ऑफ 1 कार्बन इन द इनिशियल स्टेज। तो इस स्टेज में जब आइसोसिट्रेट वाज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट, देयर वाज रिमूवल ऑफ 1 कार्बन। As 1 carbon is being removed, therefore the number of carbons that are left in alpha ketoglutarate are only 5. Now this alpha ketoglutarate is then converted into succinyl coenzyme A. So succinyl coenzyme A में ये conversion होता है, this is 5th step, and here CO2 is removed। तो यहाँ भी CO2 रिमूव होता है, यानी 1 कार्बन का माइनस हो रहा है 1 कार्बन, यानी सक्सिनाइल कोए होगा 4 कार्बन का कंपाउंड। क्लियर है? तो ये चीज बनी 5th स्टेप में। दिस 5th स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने में हेल्प करेगा। क्लियर? अगला देखो, अगला है 6th स्टेप। 6th स्टेप में क्या होता है, ये लेते हैं। तो 6th स्टेप में दिस सक्सिनाइल कोए इज देन कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। सक्सिनेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, and there is no removal of carbon dioxide, so succinate would have 4 carbons only, but there is removal of coenzyme A। coenzyme A जो ऊपर attach हुआ था ये remove हो जाता है, and there is also production of GTP which can be used to produce ATP। ठीक है? तो इसमें क्योंकि GTP बन रही है and this phosphate is coming from the substrate that is succinyl CoA, therefore this reaction, 6th reaction, is also known as substrate level phosphorylation। substrate level phosphorylation इसे बोला जाता है। ठीक है? substrate level phosphorylation इसे बोलेंगे। ये 6th स्टेप है and it is catalyzed by succinate thiokinase। तो इसके एंजाइम का नाम भी लिख लेते हैं, कहीं यहीं लिख लेते हैं, सक्सिनेट थायोकाइनेज। ये रिएक्शन करने में मदद करता है। 6th स्टेप। नाउ दिस सक्सिनेट इज देन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वाया 2 स्टेप्स। इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट। ये है 7th स्टेप। फ्यूमरेट के बाद क्या होता है, फ्यूमरेट के बाद एक और स्टेप आता है 8th स्टेप, जिसमें बनेगा मैलेट, एंड इन द 9th स्टेप दिस मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है? अब ये 7th स्टेप देखते हैं। 7th स्टेप में ये 4 कार्बन का था, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन का ही होता है, एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ FADH2। ठीक है? इसके अलावा अगले वाला स्टेप जो मैलेट वाला था, उसके अंदर क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है, वाटर ऐड होगा। मैलेट भी 4 कार्बन का होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी 4 कार्बन का होता है। तो यहाँ कोई भी कार्बन का रिलीज नहीं हुआ है आफ्टर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है? अब देख लेते हैं ये रिएक्शन कौन कैटेलाइज करता है। तो 7th रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय, दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये इकलौता ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड एंजाइम है ये, फ्रीली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होता, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है? नेक्स्ट फिर उसके बाद देखो 8th है फ्यूमरेज।
तो 8th वाला रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ फ्यूमरेट टू मैलेट इज बीइंग कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम फ्यूमरेज। ठीक है, और ये जो 9th वाला स्टेप है, ये रिएक्शन करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्लियर है? हाइड्रोजिनेज। तो ये कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं जो एक सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए की हेल्प से हो रहा है पूरा क्रेब्स साइकिल में। एक बार इसे डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ OAA के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ा और क्या बना? सिट्रेट बना। फिर सिट्रेट कन्वर्ट हुआ सिस एकोनिटेट में, सिस एकोनिटेट फिर कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन हुआ इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, और फिर उसके बाद क्या बना? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना। इससे बना सक्सिनेट, सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद बना था फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के बाद बना मैलेट, और मैलेट कन्वर्ट हो गया इनटू OAA। ये पूरी प्रोसेस हुई थी जो सिट्रिक एसिड साइकिल में होती है। अब हमने कुछ एंजाइम पढ़े थे जिनमें से एक था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है ये क्या कर रहा था? इसी के दौरान जीटीपी बन रही थी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। अब जो जीटीपी बनती है वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में, यानी वो क्या करती है? एडीपी को अपना फॉस्फेट दे देती है और एटीपी बन जाता है। देयर इज एन इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम दैट यू नीड टू लर्न, and that inhibitor is known as malonate. So this whole reaction can be inhibited by competitive inhibitor. Competitive inhibitor होता है ये, competitive inhibitor है। competitive inhibition मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो competitive inhibitor होता है ये जो competition करके सेम एक्टिव साइट से बाइंड करता है, जिससे कि उसने सक्सिनेट ने बाइंड करना था। सक्सिनेट है सबस्ट्रेट, सक्सिनेट सबस्ट्रेट था, जो सबस्ट्रेट का इनहिबिटर मैलोनेट होता है, क्योंकि वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है, जिससे नॉर्मली सक्सिनेट को बाइंड करना चाहिए था। क्लियर है? क्या होता है कि ये जो मैंने आपको बताया कि जीटीपी बनेगा वो फिर एटीपी में कन्वर्ट होगा, बट क्या होता है? एटीपी डायरेक्टली भी बन सकता है इन द केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में डायरेक्टली एटीपी भी बन सकता है इस रिएक्शन के दौरान, बट जीटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ एनिमल्स, एंड दैट जीटीपी ट्रांसफर्स इट्स फॉस्फेट टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी इन द केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं एक बार क्रेब्स साइकिल का क्या चीज हो रही थी। तो क्रेब्स साइकिल का ओवरऑल रिएक्शन हम यहाँ देखेंगे। तो क्रेब्स साइकिल के ओवरऑल रिएक्शन में क्या था कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए था, वो रिएक्ट कर रहा था 5 NAD+ के साथ, 5 लिखा है मैंने, 3 है ये। ठीक है, 3 NAD+ के साथ वो रिएक्ट कर रहा था, एक FAD के साथ और एक GDP एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। इन तीनों, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या चीज बन रही थी? 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, 3 NADH बन रहे थे, प्लस 1 FADH2 बन रहा था, प्लस एक GTP बन रहा था और वाटर मॉलिक्यूल बन रहे थे। ठीक है, ये था एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए। अब देख लेते हैं कि एक हमने पढ़ा था कि एक पायरुवेट नहीं बनता है नॉर्मली। कितने बनते हैं? 2 पायरुवेट बनते हैं आफ्टर ग्लाइकोलिसिस।
तो 2 पायरुवेट बने यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए ये रिएक्शन कैसे होगा? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए ये रिएक्शन कैसे होगा? तो ये हो जाएंगे 6 NAD प्लस 2 FAD 2 GDP प्लस 6 H2O और इनका कन्वर्जन होगा। मेन आपको ये चीज याद ना भी हो तो भी चलेगा, आपको याद रखने हैं प्रोडक्ट्स 4 CO2 2 ATP GTP बोल सकते हो या 2 ATP बोल सकते हो आप, एंड में तो ATP बन रहे हैं, प्लस 6 NADH2 या NADH प्लस 2 FADH2। ये पूरा रिएक्शन हो रहा है क्रेब्स साइकिल में जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आके रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। तो ओवरऑल एक बार हम पूरी प्रोसेस शुरू से ग्लाइकोलिसिस से एंड तक देखते हैं क्या होता है। देखो क्या था हमारे पास, ग्लूकोज था सबसे पहले, एक ग्लूकोज था, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुई, ग्लाइकोलिसिस हुआ, 2 ATP बने, नेट प्रोडक्ट की बात कर रही हूं, प्लस 2 NADH बने और प्रोडक्ट क्या बने? 2 पायरुवेट्स बने। इनका फिर होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड देयर इज रिमूवल ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्लस 2 NADH2 का प्रोडक्शन या NADH का प्रोडक्शन, और ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसके थ्रू? सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में ये पूरी प्रोसेस हो रही थी। क्लियर इतना? इसके बाद आज जो हमने पढ़ा वो था क्रेब्स साइकिल, यानी थर्ड स्टेप CR, फिर से लिख लेते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के बारे में आज हमने पढ़ा। क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा था? 2 ATP की प्रोडक्शन प्लस 6 NADH की प्रोडक्शन, NADH2 की प्रोडक्शन प्लस 2 FADH2 की प्रोडक्शन। इसके थ्रू क्या बना? 4 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, यहाँ देखो, एक सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 4 CO2 बनते हैं आफ्टर क्रेब्स साइकिल। अब हम इसके बाद हम देखेंगे अगली वाली वीडियो में कि NADH2 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स या फिर FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने ATP इस प्रोसेस से बनते हैं जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम नेक्स्ट बार पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो। अगर कुछ भी आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और बस इतना ही था आज की वीडियो में। In the meantime, if you found this video helpful, then please like, share and subscribe. मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगी मुझे। जब भी आप कमेंट करते हो मैं हर एक इंडिविजुअल कमेंट का आंसर करने की कोशिश करती हूँ। Thanks a lot. Stay tuned. Goodbye.